ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भाजपा आम आदमी पार्टी आमने सामने। मुख्यमंत्री नायब सैनी और कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल ने कैथल में आयोजित समारोह में की शिरकत। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों में हर वर्ग का रखा ध्यान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के अंतिम दिन आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर व हरियाणा भाजपा प्रभारी विप्लव कुमार देव ने त्रिपुरा वेस्ट सीट से भरा पर्चा। मतदान 19 अप्रैल को। और चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के लिए बनाए गए सी विजिल ऐप का प्रदेश के युवाओं ने किया स्वागत। कहा, पारदर्शी व निष्पक्ष चुनाव कराने में मिलेगी मदद। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामला चला तो केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए और बहस कर रहे हैं। केजरीवाल ने अपनी याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। केजरीवाल फिलहाल पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि कोर्ट परिसर के अंदर अगर कोई वकील विरोध प्रदर्शन करता है, कोर्ट के कामकाज को बाधित करता है, तो उसे इसका सख्त नतीजा भुगतना होगा। कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी कोर्ट का रुख करने के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बताया कि कल शाम उन्होंने अरविंद केजरीवाल से जेल में मुलाकात की थी। केजरीवाल 28 मार्च को शराब घोटाले से जुड़े पैसों का खुलासा कोर्ट के सामने करेंगे। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी मात्र 73। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें कट्टर बेईमान की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने गाड़ी, बंगला और करोड़ों रुपए का गबन किया है। व्यक्ति को जो कहता था मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, आज मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उस व्यक्ति के लिए जो कहता था मैं बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उसने सबसे बड़ा बंगला और करोड़ों रुपए की दलाली उसमें खाई, 2 राज्यों की सिक्योरिटी पाई और गाड़ी आलीशान एक नहीं कई ली। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो कट्टर बेईमान है। कैथल में कल शाम मुख्यमंत्री नायब सैनी और कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल का अभिनंदन समारोह का आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। 4 करोड़ गरीब लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए हैं। जनता का विश्वास मोदी सरकार में बढ़ा है। उन्होंने कहा कि अब तो जनता भाजपा 400 पार का नारा लगा रही है। हरियाणा के लोगों ने भी 10 की 10 लोकसभा सीटें प्रचंड बहुमत से जिताकर मोदी के पास भेजने का फैसला कर लिया है। नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नवीन जिंदल को कमल का फूल देकर कुरुक्षेत्र में भेजा है। नवीन जिंदल समाज सेवा के कार्यों में सदा आगे रहते हैं। अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि नवीन जिंदल बड़े अंतर से जिताकर लोकसभा में भेजें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले नेता अब जेल में हैं। नवीन जिंदल जी कमल का फूल दे करके हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमारे बीच में भेजा है। देश तो कह रहा है 4 तारीख को 400 पार, कह रहा नहीं कह रहा? देश क्या बोल रहा? मंच के ऊपर से बोलता था मैं कट्टर ईमानदार हूं,
मंच के ऊपर से बोलता था मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, क्योंकि कांग्रेस के साथ लंबे समय तक संबंध रहे हैं। और कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार का असर देश के विकास के ऊपर पड़ता है। भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल ने कहा कि मेरा यहां से 30 साल से पुराना रिश्ता है। उन्होंने कहा कि मेरे भाजपा में आने से लोगों में खुशी है और लोग बोलते हैं कि सही पार्टी का चयन किया है। उन्होंने जनता की सेवा का मौका देने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 10 सालों में हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम हरियाणा की सभी लोकसभा सीटें प्रधानमंत्री की झोली में डालेंगे। जिला भाजपा अध्यक्ष अशोक गुज्जर ने कहा कि भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल को कैथल जिला की जनता भारी बहुमत से विजय बनाएगी। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने मुझे इस लायक समझा और मुझे खुले दिल से और खुले मन से मुझे अपनाया और आप लोगों की सेवा करने के लिए एक बार फिर से मुझे मैदान में उतारा। इसलिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि किसी मैं नई पार्टी में आया हूँ, आप सब मेरे परिवार का हिस्सा हो। और जब पहली बार मैं आया था यहाँ से, आज से 30 साल पहले, जब बाबूजी के साथ, पता है बहुत से ऐतिहासिक कदम माननीय मोदी जी ने, जो कि हम समझते थे, जिनके बारे में सुनते थे हम कि भाई कभी होगा होगा, वो हो गए हैं। केंद्र ने एक टारगेट हमारे मुख्यमंत्री जी को दिया, पार्टी को दिया कि 10/10 के 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत करके माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार बनाने का काम करना है। इस मौके पर राज्य मंत्री सुभाष सुधा, पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा, विधायक लीलाराम, चेयरमैन कैलाश भगत, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी, नगरपालिका चेयरमैन सुरभि गर्ग आदि मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में हाल ही में भाजपा में शामिल हुई राजमाता अमृता राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने पीएम से कहा कि बंगाल से कुछ लोग कृष्णचंद्र वंशज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जनसेवा के प्रति समर्पण भावना होने के कारण भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भाजपा में शामिल हुई हैं। उन्होंने भाजपा में शामिल करने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। नमस्कार मोदी जी। अमृता जी, आप महाराजा कृष्णराय चंद जी की विरासत को आगे ले जा रही है। अमृता जी, बचपन में हमारे यहाँ हम लोगों को जो पढ़ाया जाता था उसमें कृष्णचंद्र राय की समाज सुधार का काम, बंगाल के विकास का काम, बंगाल के विकास के मॉडल, ये सब सुनने को मिलता था बचपन में। अब देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं तो बहुत ही अनाप शनाप आरोप लगाएंगे और 300 साल पहले की घटना निकालेंगे, 200 साल पहले की घटना निकालेंगे। वे खुद अपने जो वर्तमान पाप है उसको छिपाने के लिए वो ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं। आपने देखा होगा, इन दिनों लड़ाई 2 खेमों में बट गई है। एकदम। एक हमारा खेमा है जो इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कदम उठा रहा है, और दूसरा हमारे सामने वाला खेमा है, वो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इकट्ठे होना, एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना, आरोप करना, और जिन्होंने पहले खुद ने आरोप किए थे वो भी उनको बचाने में लग गए हैं। यानी उनके लिए देश उनकी प्राथमिकता नहीं है, सत्ता ही उनकी प्राथमिकता है। और इसलिए चुनाव में हमने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए लड़ना है, क्योंकि हमारे देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल बने, इसलिए भ्रष्टाचार से मुक्त देश होना ही चाहिए। आपको देखकर ही हम आए हैं। जी अमृता जी, मैं बहुत आपका आभारी हूं। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को गर्मी के मद्देनजर परामर्श जारी किया है। यह परामर्श इस वर्ष मौसम विभाग द्वारा मार्च से जून के दौरान सामान्य से अधिक तापमान के लगाए गए पूर्वानुमान के बाद जारी किया गया है।
आयोग ने गर्मी के प्रभाव को कम करने के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों को साझा किया है। प्राधिकरण ने गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए लोगों को विशेष रूप से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर न निकलने की सलाह दी है। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से मतदान केंद्रों पर पेयजल और छाया सहित न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं तय करने को कहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। इस समय देश में 18वीं लोकसभा सीट के गठन की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में 102 सीटों में चुनाव होना है, जिसमें से 98 सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन है। बिहार की 4 सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन कल 28 मार्च है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा और कई बड़े दिग्गज नेता आज अपना पर्चा भरेंगे। तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2 सीटों समेत छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में एक-एक सीट पर पहले चरण में मतदान करवाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नॉमिनेशन फॉर्म की जांच 28 मार्च को होगी और कैंडिडेट्स 30 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल किया। वे नागपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरियाणा के भाजपा प्रभारी विप्लव कुमार देब ने त्रिपुरा वेस्ट के लोकसभा सीट से नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना कल जारी की जाएगी। इस चरण में 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 89 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। दूसरे चरण में केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर चुनाव होगा। उम्मीदवार 4 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और मतदान 26 अप्रैल को होगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के आज के युग में 18वें लोकसभा आम चुनाव के दृष्टिगत मतदाताओं, राजनीतिक पार्टियों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की सुविधा के लिए भारत के चुनाव आयोग ने कई मोबाइल ऐप शुरू किए हुए हैं। इन ऐप के माध्यम से कोई भी चुनाव प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ अपनी समस्या का निवारण करवा सकता है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए भी निर्वाचन आयोग ने कैंडिडेट नॉमिनेशन एप्लीकेशन के नाम से एक ऐप बनाया है। रिटर्निंग अधिकारियों के लिए आयोग ने एनकोर के नाम से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इसमें उम्मीदवारों का आवश्यक डाटा फीड रहता है। उम्मीदवारों की संपत्ति के विवरण को देखने के लिए आयोग ने शपथ पत्र पोर्टल बनाया है। इस ऐप पर किसी उम्मीदवार की संपत्ति, हलफनामे को ऑनलाइन देखा जा सकता है। वोटर पोर्टल व वोटर हेल्पलाइन ऐप मतदाताओं को अपना डाटा देखने की सुविधा प्रदान करते हैं। दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए PWD ऐप बनाया गया है। इस ऐप का प्रयोग कर दिव्यांगजन अपने नाम, मतदाता पहचान पत्र आदि की जांच कर सकता है। आयोग की वेबसाइट पर इन सभी ऐप की जानकारी उपलब्ध है। लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता की अनुपालना में अब आमजन भी चुनाव आयोग के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। नागरिकों को सतर्क होकर चुनाव में भाग लेना होगा। आयोग ने सी विजिल मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने की शिकायत दर्ज करवा सकता है। किसी नागरिक द्वारा अपने मोबाइल से फोटो, वीडियो व ऑडियो सी विजिल ऐप पर भेजने के 100 मिनट के अंदर अंदर संबंधित शिकायत पर एक्शन लिया जाएगा। इस ऐप को लेकर आमजन के साथ साथ युवा काफी उत्साहित हैं और वे अपने मोबाइल पर इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। जींद में युवा मतदाताओं ने अपने विचार साझा करते हुए बताया कि भारत चुनाव आयोग ने ये बहुत ही बेहतर पहल की है कि कोई भी आदर्श चुनाव आचार संहिता की अवहेलना की शिकायत इस ऐप के माध्यम से दर्ज करवा सकता है, ताकि चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शिता से संपन्न हो। और इसमें यह भी विकल्प रहता है कि शिकायतकर्ता की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी। ये बहुत ही लाभदायक हमारे लिए, क्योंकि जो भी
शख्स है वो जो इनका चुनाव आयोग का उल्लंघन करता है, हम उसके बारे में है ना शिकायत कर सकते हैं इस ऐप पे और हमारा नाम गोपनीय रखा जाएगा और 100 मिनट के अंदर अंदर सरकार कह रही है कि इसके लिए विशेष कदम उठाया जाएगा। सिविल जी ऐप है, ये बहुत अच्छा ऐप है। इसमें जो हमारे चुनाव होने वाले आचार संहिता सरकार ने लागू की है, इसके द्वारा कोई भी पार्टी वाला नेता या जो पार्टी वालों के साथ रहता है, आम आदमी भी नेता की शिकायत कर सकता है। जो कानूनों को तोड़ रहे हैं उनकी शिकायत कर सकता है। इससे लोगों में जागृति होगी। लेकिन अब की बार जो सी विजिल ऐप निर्वाचन आयोग ने बनाई है, जिसको हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर जाकर आचार आदर्श संहिता जो अब लागू हो चुकी है, उसका कोई उल्लंघन करता है, कोई नेता उल्लंघन करता है, कोई पार्टी उल्लंघन करती है, तो उसकी शिकायत जो हम सी विजिल ऐप पर डाल सकते हैं। सी विजिल ऐप का ये फायदा है कि उस पर 100 मिनट के अंदर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा और उसका भी प्लस पॉइंट ये है, प्लस फायदा एक ये भी है कि जो भी शिकायत करता है, उसकी जो शिकायत करता है उसका नाम जो है कहीं भी उजागर नहीं होगा। जो ये ऐप है, अब इसके तहत हम मतलब अपनी जो हमें जो प्रॉब्लम्स हो रही है इस जो मतदान के लिए, तो हम इसके बारे में अपनी जो शिकायतें हैं वो इस ऐप के दौरान दे सकते हैं और इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि ना तो हमारा इसमें मतलब ऐसा कुछ नाम आएगा कि शिकायत किसने की है, ये इससे जो बताया गया है कि 100 मिनट के अंदर अंदर जो इसके ऊपर मतलब कार्रवाई की जाएगी। जींद के अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि नागरिक आयोग के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेंगे और निष्पक्ष, स्वच्छ और पारदर्शी बनाने में सहयोग कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि नागरिक गूगल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को एंड्रॉयड फ़ोन तथा ऐप स्टोर से आईफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में हमारे पास सी विजिल ऐप से संबंधित कोई भी शिकायत लंबित नहीं है। तो इस ऐप में जाकर के ऑनलाइन आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और हम भी डेली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो डेली कम्युनिकेट करते हैं। खुशी की बात यह है कि हमारी जींद में पेंडेंसी 0 है सी विजिल ऐप की। हम उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र खड़गटा ने लोकसभा चुनाव को लेकर जिला भरतपुर व डीग के कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। लघु सचिवालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल से बैठक में भाग लेते हुए उपायुक्त ने भरतपुर के कलेक्टर को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुझाव दिया कि सूचना के त्वरित आदान प्रदान को प्रत्येक स्तर पर सोशल मीडिया ग्रुप बनवाए जाएं। इससे संदिग्ध तत्व जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं की सूची बनाने, एक्साइज व पुलिस अधिकारियों की निरंतर गश्त करने, असामाजिक तत्वों के आने जाने एवं सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनवाने, वाहन चेकिंग के लिए चेक पोस्ट बनवाने, अवैध व नकली मदिरा, शराब वितरण, अवैध हथियार, नकदी एवं गुंडा तत्वों पर रोकथाम के संबंध में आपसी तालमेल बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में ऐसे सक्रिय गैंग जो आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के बाद सीमा पार कर जाते हैं, उन पर पूरी निगरानी रखी जाए। सीमावर्ती जिलों के अधिकारी निरंतर संवाद बनाए रखकर कार्य करेंगे। साथ ही हरियाणा में सीमावर्ती जिलों में भी पूरी सतर्कता बरती जाएगी। आने वाले समय में एक और मीटिंग चुनाव को जैसे पास में आएंगे उनके द्वारा की जाएगी। साथ ही साथ 3-4 मामले जो कि संबंधित हैं इलीगल माइनिंग के हों, चाहे गौ तस्करी के हों, चाहे और भी जो सेंसिटिव मैटर हैं इलिसिट लिकर के हों, वो भी हमने इसमें डिस्कस किया ताकि उसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट में और इंटर स्टेट में कोऑर्डिनेशन बना रहे। कोई भी POWs जो कि उनके द्वारा वांछित हैं उनकी डिटेल भी, उनके आदान प्रदान भी किया गया और उसको संबंधित इलेक्शन से पहले कार्रवाई किया जाएगा। जो नाके लगे हुए हैं उनको तो सुदृढ़ किया जाएगा, साथ में CCTV कैमराज और वीडियोग्राफी भी की जाएगी ताकि इन एरियाज में जो भी धरपकड़ हमने करनी है, साथ ही साथ कोई भी मदिरा का या फिर किसी भी अवांछनीय तत्वों का यहाँ पर इलेक्शन में इंटरफेरेंस ना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए हमने उसमें आदान प्रदान किया है। भाजपा ने 5 राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची तैयार कर नाम भी जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के लिए स्टार प्रचारक की लिस्ट में 40 नाम हैं। इसमें पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। अमित शाह, JP नड्डा समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम भी इस सूची में शामिल हैं। सूची के मुताबिक 7 केंद्रीय मंत्री और MP स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। इस सूची में मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी नाम शामिल हैं। वहीं बिहार की सूची में भी 40 नेताओं को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह, JP नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी,
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के अलावा सुशील मोदी को भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल की सूची में भी 40 स्टार प्रचारकों के नाम हैं। राजस्थान में भी 30 स्टार प्रचारकों के नामों की घोषणा हो गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आदि शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के लिए भी पार्टी ने 40 स्टार प्रचार नियुक्त किए हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद ऊर्जा मंत्री और रानिया से निर्दलीय विधायक रंजीत सिंह ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि रंजीत सिंह का इस्तीफा मिल चुका है, इसका अध्ययन करने के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। होली से एक दिन पहले रंजीत सिंह ने भाजपा की सदस्यता ले ली थी। विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में ईडी ने कैप्रिकोरियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों विजय शुक्ला, संजय गोस्वामी के कुरुक्षेत्र, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता स्थित ठिकानों पर छापे मारे हैं। एजेंसी ने 2.54 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। इसका एक हिस्सा वॉशिंग मशीन से जब्त किया गया है। आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरणों की जब्ती के साथ ईडी ने 47 बैंक खाते भी फ्रीज कर लिए हैं। CUET UG 2024 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च कर दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने कहा कि ये निर्णय उम्मीदवारों और हितधारकों से अनुरोध मिलने के बाद लिया गया है। CUET UG 2024 परीक्षा 380 शहरों में आयोजित की जा रही है। इनमें 26 शहर भारत से बाहर के हैं। पश्चिमी कमान ने अपने दिग्गजों, वीर नारियों, विधवाओं और उनके परिवारों के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए आज अंबाला छावनी में एक पूर्व सैनिक रैली संपर्क से मिलाप का आयोजन किया। हरियाणा राज्य के 8 जिलों को कवर करने वाली रैली एक बड़ी सफलता थी, जिसमें 2400 से अधिक पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिजनों ने भाग लिया। रैली में पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार और खड़गा कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग उपस्थित थे। रैली को संबोधित करते हुए पश्चिमी कमान के GOC इन सी ने सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ भारतीय सेना की एकजुटता का आश्वासन दिया कि सेना उनकी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील है और पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनकी ज़रूरतों को सुनिश्चित करने और उनके परिवारों की देखभाल के लिए हर प्रयास करेगी। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने, सम्मान सुनिश्चित करने और उनकी सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के सेना के लक्ष्य को भी दोहराया। रोहतक सीट से भाजपा उम्मीदवार घोषित होने के बाद सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने आज झज्जर जिले के गांव सौंधी का दौरा किया। यहां गुलिया खाप ने चबूतरे पर उनका स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर अरविंद शर्मा ने अपनी उम्मीदवारी को रोहतक की जनता की टिकट बताते हुए केंद्रीय व प्रदेश के नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा की 400 पार के लक्ष्य में रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जीत भी शामिल होगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में अंत्योदय की भावना के साथ काम हुए हैं। मेरे अंदर जताया और जनता की फिर से सेवा करने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि रोहतक लोकसभा 400 पार वाले 400 पार का जो टारगेट है उसमें रोहतक लोकसभा भी शामिल होगा। उसका रोहतक का हर एक किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड सब इसमें शामिल होकर के इसको 400 पार के मिशन को पूरा करें। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में पहले दिन से ही काम में लगी है, 2019 से ही, और अंत्योदय आखिर छोर तक के काम हुए हैं। वहीं गुलिया खाप के प्रधान सुनील गुलिया ने बताया कि डॉक्टर अरविंद शर्मा गुलिया खाप के अंतर्गत आने वाले झज्जर जिला गांव MP माजरा के रहने वाले हैं, इसलिए खाप ने डॉक्टर अरविंद शर्मा का समर्थन करने का निर्णय लिया है। हमारी जो है खाप से ही है, इनका गांव जो है हमारी खाप के अंदर ही है। इन्होंने अपना प्रचार ही हमारे चबूतरे से स्टार्ट किया है। यह हमारी खाप का चबूतरा है, गुड़िया खाप का, और इस गुड़िया खाप के चबूतरे से इन्होंने आज जो है इसका अपने जो प्रचार का जो माध्यम बनाया, सबसे पहले चबूतरे पाए हैं, उसके बाद जो है अब ये आज से अपना प्रचार शुरू करेंगे। और हमारी जो खाप है उसका पूर्ण रूप से पूरी खाप ने जो है इनका जो है समर्थन किया है।
लोकसभा चुनाव को लेकर जहां देश की राजधानी में गहमा गहमी है, वहीं हरियाणा की राजनीति में भी वार पलटवार और उठापटक जारी है। आज भिवानी पहुंचे जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने मीडिया से रूबरू होते हुए विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि जजपा हरियाणा में सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जल्द उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। वहीं कांग्रेस द्वारा जजपा पर वोट काटने के लिए मैदान में आने के आरोपों पर कहा कि ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। चुनाव हर दल जीतने के लिए लड़ता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बहुत जल्दी उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। हर राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ता है और हमारा भी यही प्रयास होगा कि हम मैक्सिमम सीटें जीतें। निरंतर इसी बात के लिए प्रयासरत हैं। बाकी तो प्रजातंत्र में फैसला जनता करती है, जनता के हाथ में है। अब ईडी जैसी स्वतंत्र एजेंसी अपना काम कर रही है, अब किसके खिलाफ क्या एक्शन लेती है ये तो वही बता सकते हैं या राज्य में बैठे हुए लोग बता सकते हैं। वहीं बीजेपी से गठबंधन टूटने पर अजय चौटाला ने कहा कि हमने तो गठबंधन धर्म निभाया है, इस बारे में बीजेपी ही असल कारण बताए। साथ ही भविष्य में बीजेपी से फिर गठबंधन के सवाल पर कहा कि हमारा कोई विरोध नहीं है और कई बार गठबंधन हुआ है। भविष्य में उन्होंने बीजेपी के साथ आने के संकेत भी दिए। हमने तो ईमानदारी से 4.5 वर्ष गठबंधन धर्म को निभाया, चाहे वो पंचायत के चुनाव थे, चाहे म्यूनिसिपल कमेटीज़ के, नगर परिषद के, नगर पालिकाओं के चुनाव थे, चाहे 3 बाई इलेक्शन आए। अब ये फैसला करना तो भारतीय जनता पार्टी का काम था, तो बड़े दल के नेता थे, लोग थे। हमने तो कहीं ईमानदारी में कमी दिखाई हो तो आप बताओ। राजनीति में संभावनाएं तो छुपी रहती हैं। मैं तो अनेक बार पहले भी इस बारे में कह चुका हूँ, आज फिर कहता हूँ कि हमारी कोई ऐसी तलखी नहीं, ऐसी कोई विरोधता नहीं है, तो कभी भी एक मंच पर फिर भी इकट्ठे हो सकते हैं। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और उसके साथ ही देश में अब अरबपतियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के मुताबिक देश में 1319 लोगों को 1000 करोड़ रुपए अधिक उनके पास दौलत है। एक साल में इस सूची में शामिल लोगों की संख्या में 216 की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 278 लोगों को पहली बार जगह मिली है और ये पहला मौका है जब इस सूची में शामिल लोगों की संख्या 1300 को पार कर गई है। पिछले 5 वर्षों में इस संख्या में 76% की तेजी आई। दूसरी ओर ब्रिटेन और चीन में अरबपतियों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि यूरोप में अभी स्थिरता देखी गई है। हुरून रिपोर्ट के चेयरमैन ने कहा है कि ये ट्रेंड ग्रोथ में महत्वपूर्ण असमानताओं को दर्शाता है। हुरून ग्लोबल एक रिसर्च समूह है जो दुनिया भर के सबसे अमीर लोगों की सूची प्रकाशित करता है। 1998 से अमीरों के आंकड़े जुटाने वाले यूके वॉर्फ का कहना है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारतीय कारोबारियों में काफ़ी अधिक आत्मविश्वास दिखता है। उन्होंने कहा कि भारत में कारोबारी मानते हैं कि अगला साल बेहतर होगा, जबकि चीन में उन्हें लगता है कि अगला बदतर होगा। यूरोप में भी कुछ खास उम्मीद नहीं दिखती है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों का सकारात्मक अनुमान हो या बढ़ता विदेशी निवेश हो, भारत आज एक मजबूत स्थिति में है। तेज गति से हुए आर्थिक विकास ने रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ाया है और इसी वजह से संगठित कार्यबल में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।